क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। हमारे चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते यानी पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। और हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक आप जानते हैं, वो जापान है। जापान के बारे में हम ये जान चुके हैं कि सन 1868 यानी 1868 में जापान में मेजी पुनर्स्थापना होती है, मेजी रेस्टोरेशन होता है। इसका मतलब है कि जापान में टोक्यो राजधानी में सम्राट मेजी को वापस ला लिया जाता है और उसको वास्तविक शक्तियाँ फिर से सौंप दी जाती हैं और अब जापान परिवर्तन के रास्ते पे चलने लगता है। तो जापान में विभिन्न परिवर्तनों, जिनमें शैक्षणिक परिवर्तन हो गए, सैनिक परिवर्तन हो गए, राजनीतिक परिवर्तनों के बाद, विद्यालयी परिवर्तनों के बाद हम देख रहे हैं कि जापान में किस प्रकार से सम्राट मेजी के शासनकाल में जापान के अंदर 1868 के बाद अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया जाता है। और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी जापान की अब वहाँ के सम्राट बदलने वाले हैं अपने शासन में। कारण वही है कि कहीं यूरोप के देश, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी आदि जो क्षेत्र है पूरा, ये कहीं जापान को उपनिवेश न बना ले। अगर जापान पिछड़ा रह जाएगा, जापान अगर मॉडर्न नहीं होगा, आधुनिक नहीं होगा तकनीक के मामले में, उद्योगों के मामले में, तो जापान को भी कॉलोनी बनाया जा सकता है। तो यही डर जो है काम कर रहा था जापान में और जापान ने अपनी इकोनॉमी को फिर मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हमारे टॉपिक का नाम है। देखिए, मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा था अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। मेजी सुधार, मेजी रिफॉर्म्स का मतलब सम्राट मेजी जब 1868 में गद्दी में बैठते हैं तो उनके शासन के अंतर्गत जो सुधार किए गए उनमें एक सुधार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी किया गया, जिनमें उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया, उसको आधुनिक बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया सम्राट मेजी ने? इसके लिए सम्राट मेजी की सरकार के द्वारा कृषि पर कर लगाया गया और धन इकट्ठा किया गया। देखिए, जापान मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर ज़्यादातर 1868 से पहले, मतलब आप मान सकते हैं कि था, कि उद्योग इतने ज़्यादा थे नहीं। तो जापान ने सबसे पहले क्या किया कि धन चाहिए, हमको रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू का उस ज़माने में एक मेन सोर्स एग्रीकल्चर ही होता था। तो जापान की सरकार ने कृषि पर टैक्स लगाया और पैसा यानी मनी, रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये तो मॉडर्नाइज करने का एक पहला चरण है, जब आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो। इस पैसे का इस्तेमाल फिर अन्य जगहों पर करेंगे। जापान ने ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बड़ा काम किया। जापान की पहली रेल लाइन जो बिछाई गई थी वो 1870 से 1872 में टोक्यो से लेकर के योकोहामा सी पोर्ट के बीच बिछाई गई थी। तो जापान में समझ लीजिए कि जैसे भारत में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई थी, जापान में जापान के लोगों ने अपनी रेलवे लाइन कुछ खुद बिछाई। 1870 से 1872 के बीच में टोक्यो से लेकर योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई, जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था को बाद में बल मिलेगा, परिवहन क्षेत्र विकसित होगा। जापान में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। देखिए, अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जापान आधुनिक बनाना चाह रहा है, उसके लिए उनको आधुनिक मशीनें चाहिए। तो आज भी आप जानते हैं कि ओसाका शहर जो जापान का है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहाँ बड़े पैमाने पर कपड़ा उत्पादन किया जाता है। तो जापान में वस्त्र उद्योग के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी हैवी आधुनिक मशीनें यूरोप से, क्योंकि यूरोप उस समय तकनीकी रूप से बहुत सक्षम था, वहाँ से आयात की गई। ये जापान का शुरुआती चरण है औद्योगिकरण का, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया, साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापान यहाँ पर ये कर रहा है कि वो विदेशों से, यानी कि यूरोपियन देशों से, अपने देश, ये पूरा जापान है, तो जापान यूरोप से जो है यहाँ जापान अपने यहाँ बुला रहा है, कारीगरों को बुला रहा है यूरोप से, जो कारीगर हैं और जो विदेशी प्रशिक्षक हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले एक्सपर्ट्स हैं, ताकि वो जापान के विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में लोगों को ट्रेनिंग दे कि मशीनें कैसे काम करती हैं। और वहाँ से कारीगरों, अपने लोगों को भी जो है वहाँ विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने। तो जापान विदेशों से मजदूरों को प्रशिक्षण दिलवाने के लिए विदेशी कारीगरों को जापान में बुला रहा है। जापान कहाँ से? यूरोप से कारीगर आ रहे हैं जापान के लोगों को बताने के लिए मशीनों के बारे में, ठीक है, और विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है। जापान के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया, यानी जापान के जो स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ने के लिए, फॉर स्टडी के लिए, उनको फॉरेन कंट्रीज़ यानी विदेश, यूरोप मुख्य रूप से भेजा गया। तो ये देखिए, पूरी इकोनॉमी को मॉडर्न करना चाह रहा है जापान। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। आधुनिक बैंकिंग संस्था का मतलब इससे पहले भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा था, लेकिन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वहाँ डेवलप हो रहा है, जिसे कहते हैं आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था। यानी बैंक खुलने लग गए जापान में, जिससे लोन लेना आसान हो जाएगा। तो 1872 बैंकिंग सिस्टम, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम स्टार्टेड डेवलपिंग इन जापान।
मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फ़ायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। आपने मित्सुबिशी का नाम सुना होगा, एक प्रमुख बहुत बड़ी कंपनी मित्सुबिशी है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी बनाती है। तो मित्सुबिशी और सुमितोमो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनको सब्सिडी यानी करों में छूट दी गई। सब्सिडी का मतलब होता है कि सरकार को द्वारा दी जाने वाली विशेष रूप से एक प्रकार का छूट होती है करों में, वो सब्सिडी कहलाती है। और करों में फ़ायदा का मतलब कि टैक्स छूट देना शुरू कर दिया कंपनियों को जापान की सरकार ने, जिससे कि मित्सुबिशी और सुमोतोमो जैसी जो बड़ी कंपनियां थी वो बहुत बड़ी जहाज निर्माता यानी कि शिप मैन्युफैक्चरर बन गई। तो जब जापान में सुमितोमो और मित्सुबिशी जैसी कंपनियां बड़े बड़े जहाज़ बनाने लग गई, तो इससे जापान का व्यापार जापानी जहाज़ों में होने लग गया। यानी कि जापान जब कोई सामान बना करके विदेशों में भेजता था तो जापान के ही जहाज़ों में जाने लग गया। इससे जापान को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, जापान को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। और जापान कुछ सामान मंगाएगा तो अपने जहाज़ों में मंगाएगा, तो जापान के व्यापार जापानी जहाज़ों में होने लग गया। जायाबात्सु बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। जापान में एक प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी जिनको जायाबात्सु कहा जाता था। नोटिस कर लेना, जायाबात्सु क्या था? जायाबात्सु जापान की वो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं थी जिन पर जापान के बड़े बड़े परिवारों का, विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान हार गया तब जायाबात्सु कंपनियों को कमज़ोर अमेरिका के द्वारा कर दिया गया। तो दूसरे विश्व युद्ध तक इन जायाबात्सु बड़े बड़े विशेष परिवारों की कंपनियों का जापान की अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव बना रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दोबारा देख लीजिए कि जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया। तो आपके पास आंसर आएगा, जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण इस प्रकार से किया। जापान ने कृषि पर कर लगाया और धन इकट्ठा किया। जापान ने पहली बार रेलवे लाइन टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई। जापान ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिए मशीनें यूरोप से मंगाई। मजदूरों को ट्रेनिंग देने के लिए विदेशी कारीगर बुलाए। उन विदेशी कारीगरों को विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा। जापानी विदेश विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं को प्रारंभ किया। मित्सुबिशी आदि कंपनियों को प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद की, उनको कर छूट दी, सब्सिडी दी। जापानी है ना, जायाबात्सु जैसी कंपनियों को बहुत लाभ हुए, उन्होंने भी जापान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अच्छा बढ़ावा दिया। तो ये आपका जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण है। तो जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण का फ़ायदा क्या हुआ? जापान की जो इकोनॉमी है जब वो मॉडर्नाइज हो गई तो फ़ायदा क्या हुआ? जापान की जनसंख्या जो 1872 में मात्र 3.5 करोड़ हुआ करती थी, वो 1920 तक आते आते 5.5 करोड़ हो गई। कारण क्या है? इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो रही है, अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, लोगों को खाने के लिए अच्छे आइटम मिल रहे हैं, बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, विकसित हो रहा है देश। तो जापान में जब जनसंख्या का दबाव बढ़ने लग गया, क्योंकि जो जनसंख्या 1872 में 3.5 करोड़ थी वो बाद में 5.5 करोड़ हो गई, तो जापान ने जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। प्रवास को मतलब माइग्रेशन को जापान की सरकार ने बढ़ावा दिया कि माइग्रेट करिए। माइग्रेट कहाँ करिए? जो खाली इलाके हैं जहाँ पर कम लोग रहते हैं वहाँ बसिए। जैसे उत्तरी टापू होक्काइडो, जैसे जापान में 4 द्वीप समूह हैं, 4 द्वीप समूह में जो ये वाला पोर्शन है होक्काइडो था, यहाँ कम लोग रहते थे। यहाँ पर आइनू कहे जाने वाले देसी लोग, आदिवासी लोग, नेटिव लोग रहा करते थे। तो जापान ने इस तरफ लोगों को कहा कि आप इस तरफ बस जाइए, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जापान इस तरह से अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करता रहा और बाद में हवाई द्वीप समूह, ब्राज़ील है ना, और बाद में ये चीज़ें चल रहा था। तो जापान ने प्रवास को बढ़ावा दिया कि जिस तरफ जापान का प्रभाव ब्राज़ील, हवाई द्वीप समूह बढ़ने लग गया तो जापान के लोग भी उस तरफ बढ़ने लग गए, ठीक है। और जापान में जब इस तरह से अर्थव्यवस्था मॉडर्नाइज हो रही है, उद्योगों का विकास हो रहा है, तो लोग अधिकतर गाँव से शहरों में आने लग गए बसने के लिए। और जापान में 1925 तक 21% जनता शहरों में, जापान की कुल जनता जो 1925 तक थी 21% जनता शहरों में रहने लग गई थी। और 1935 तक 32% पॉपुलेशन जापान की जो 2.25 करोड़ है वो सब शहरों में रह रही थी। तो शहरों में रह रहे हैं, इसका मतलब जापान की अर्थव्यवस्था आधुनिक हो चुकी है। और ये सब कुछ 1868 के मेजी पुनर्स्थापना के बाद, उनके प्रयासों के बाद होता है। तो प्रश्न दोबारा बता रहा हूँ, जापान में मेजी पुनर्स्थापना के बाद उसकी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया गया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।